हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आइए कंटिन्यू करते हैं हम लोग का प्रीवियस लेक्चर से। हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन स्टडी कर रहे थे और ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन में हमने ब्लड वेसल्स और हार्ट, कल के पिछले क्लास में यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हमने हार्ट डिस्कस किया था, हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर कि हार्ट क्या होता है, नहीं होता है, और हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन किस तरह से होता है। और आज हमें डबल सर्कुलेशन और लिम्फेटिक सिस्टम, ये दो आखिरी पॉइंट्स जो कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन में बचे हुए हैं, वो हमें आज डिस्कस करना है और आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को क्लियर कर लेंगे। ओके, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप सभी आदमी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है डबल सर्कुलेशन। तो चलिए ठीक है, पहले हम लोग कल के प्रीवियस लेक्चर से थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में अगर हार्ट के आप डायग्राम को, आपके दिमाग में डायग्राम हो, तो आपको क्या पता है कि बॉडी जो है हमारा, बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करने का काम हार्ट का है। ठीक, यही काम है ना हार्ट का। हार्ट एक हॉलो 4 चैम्बर्ड ऑर्गेन है जिसका काम है बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करना। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा ये नहीं है। ठीक है, तो आप याद कीजिए, तो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड आता था हार्ट के अंदर, वो वेना केवा से आता था। हमारे हार्ट के 4 चैम्बर थे, पहले ये 4 चैम्बर थे। ऊपर में 2 ब्लड रिसीविंग चैम्बर था जिसे हम एट्रियम कहते थे, और नीचे में 2 ब्लड पंपिंग चैम्बर था जिसे हम वेंट्रिकल्स कहते थे। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट और राइट को अलग करने वाला जो वाल था वो सेप्टम कहलाता था, याद होगा आपको। तो जो हमारा राइट एट्रियम था उसमें पूरे बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आके जमा होता था थ्रू वेना केवा। 2 तरह के वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड लाके देता था राइट एट्रियम में, और जो इंफीरियर वेना केवा है वो बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ये दोनों ब्लड क्या होते थे? डीऑक्सीनेटेड। फिर राइट एट्रियम में ब्लड भरता था, फिर राइट एट्रियम से ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए राइट वेंट्रिकल में चला जाता था, और राइट वेंट्रिकल से फिर वो जब राइट वेंट्रिकल पंप करता था ब्लड, तो वो ब्लड चला जाता था पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में। ठीक, और फिर लंग्स में वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड होता था एल्वेलाई के अंदर, एल्वेलाई में जाता था, वहां कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का गैसेस एक्सचेंज होता था जो कि रिस्पिरेशन में हम लोग देख चुके हैं। और फिर वो वापस ब्लड पल्मोनरी वेन में आता था, और पल्मोनरी वेन से वो जमा होता था लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम में फिर से ब्लड आता था, और फिर वो ब्लड लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वाल्व से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता था, और लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करता था ब्लड तो वो एओर्टा में जाता था, जहां से वो पूरे बॉडी में चला जाता था। तो ये ब्लड सर्कुलेशन का एक पूरा सिस्टम था जो हमने कल बात की थी, और आज हमें डबल सर्कुलेशन देखना है। तो जरा इस सर्कुलेशन को ध्यान से देखिए। यहां डायग्राम बनाया हुआ है, मैंने कल भी ये डायग्राम बनाया था, आज भी बना हुआ है कि बॉडी से वेना केवा से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी, फिर लंग्स, फिर पल्मोनरी वेन, फिर लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर एओर्टा, फिर बॉडी। ये एक साइकिल है ब्लड फ्लो का। देखिए, तो अगर इस पूरे साइकिल को आप ध्यान से देखिए तो 2 बातें होती हैं। एक ब्लड का जो एक साइकिल है उसमें ब्लड एक साइकिल में 2 बार हार्ट के अंदर आता है। क्या बोल रहे हैं हम, ध्यान से सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो ब्लड एक बार बॉडी से हार्ट में आ गया, राइट साइड में, हार्ट के राइट साइड में, राइट एट्रियम में, और फिर जो है सो राइट वेंट्रिकल में, वो फिर हार्ट से गया लंग में, और लंग से वापस आया हार्ट में। यानी सेम ब्लड एक साइकिल के अंदर हार्ट के अंदर कितनी बार गुजरा? 2 बार। एक बार हार्ट के राइट साइड से बॉडी से आया, हार्ट के राइट साइड से होते हुए लंग में चला गया, और दूसरी बार लंग से आया और लेफ्ट साइड से होता हुआ बॉडी में चला गया। तो सेम ब्लड हार्ट से कितनी बार गुजरा? 2 बार। तो इसी को कहते हैं डबल सर्कुलेशन। इसी को क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन। मैं डिफिनेशन सुनाता हूं आपका, जो आपके नोट में लिखा हुआ है, सुनिए क्या लिखा है कि इन ह्यूमन बॉडी इन वन कंप्लीट साइकिल द सेम ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट, दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। यानी सेम ब्लड एक कंप्लीट साइकिल में 2 बार हार्ट से
पास होता है और इसी को कहा जाता है डबल सर्कुलेशन। समझ में आ गया? अब देखिए, एक क्या है, एक है बॉडी से हार्ट और फिर हार्ट से बॉडी, एक है हार्ट से लंग और लंग से फिर हार्ट। यही दो साइकिल है ना। एक कंप्लीट साइकिल में क्या है, बॉडी से हार्ट, हार्ट से लंग, लंग से हार्ट, हार्ट से बॉडी। अगर आप साइकिल बनाए बाबू, अगर ओवरऑल एक छोटा साइकिल बनाए, यहां मैं बनाता हूं, यहां पर देखिए आप ध्यान से, यहां पर देखिए क्या है साइकिल, बॉडी, बॉडी से हार्ट है ना, हार्ट, और हार्ट से फिर लंग, और लंग से फिर हार्ट, और फिर हार्ट से क्या, बॉडी। देखिए एक ब्लड जो बॉडी से हार्ट में आया, हार्ट से लंग में भैया, फिर हार्ट में आया, तो एक साइकिल में 2 बार हार्ट आया ना, यही तो है डबल सर्कुलेशन। ऐसा समझ में? तो ये देखिए बॉडी से हार्ट, हार्ट से बॉडी, ये देखिए 2 साइकिल में बटेगा। यहां पर मैं दूसरा चौक इस्तेमाल करता हूं। देखिए 2 पार्ट में हुआ, एक पार्ट में बॉडी से हार्ट, हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट, हार्ट से बॉडी, और एक पार्ट में हार्ट से लंग, लंग से हार्ट, हार्ट से लंग, लंग से हार्ट। ये जो है ये कहलाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, एससी, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट to body and body to heart is called systemic circulation, and flow of blood from heart to lung and lung to heart is called pulmonary circulation। यानी डबल सर्कुलेशन में 2 सर्कुलेशन है, एक सर्कुलेशन है सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड दूसरा है पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है, ब्लड का फ्लो फ्रॉम बॉडी टू हार्ट एंड हार्ट टू बॉडी, एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, ब्लड का फ्लो फ्रॉम बॉडी टू बॉडी नहीं, हार्ट टू लंग एंड लंग टू हार्ट। आई होप आपको ये दोनों समझ में आया हो, सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। मैं नोट पढ़ के सुनाता हूं, वहां देखिए क्लियर हो जाएगा। द पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, while the pathway of blood from heart to lungs and back to the heart is called pulmonary circulation. These two taken together is called double circulation। यानी यही pulmonary और systemic circulation जब एक साथ लेते हैं तो क्या बन जाता है, डबल सर्कुलेशन बन जाता है। तो डबल सर्कुलेशन आई होप आपको समझ में आया हो, सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन भी समझ में आया हो। अब देखिए डबल सर्कुलेशन नेसेसरी क्यों है। डबल सर्कुलेशन नेसेसरी है जिससे कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो। कोई आपसे पूछे कि डबल सर्कुलेशन, व्हाई डबल सर्कुलेशन इज नेसेसरी। डबल सर्कुलेशन एक हॉट टॉपिक है, सीबीएसई के लिए हॉट टॉपिक का जनरली क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इस पे इतना जोर डाल रहा हूं। कोई आपसे पूछे कि डबल सर्कुलेशन नेसेसरी क्यों है, तो डबल सर्कुलेशन नेसेसरी है जिससे कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहे। एक बात बताइए, जो आपका हार्ट था उसको राइट और लेफ्ट 2 इक्वल हाफ में बांटा गया था ना, और वहां भी मैंने क्या कॉज बताया था, जिससे कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड अलग अलग रहे। तो इस चैम्बर की वजह से ही ना खेल हो रहा है। पहली बात देखिए, आप पूरे सर्कुलेशन में देखिए, डबल सर्कुलेशन में एक बार हार्ट में ब्लड आया तो राइट साइड से चला गया और फिर एक बार लेफ्ट साइड से चला गया, तो एक बार राइट से एक बार लेफ्ट से, तो राइट लेफ्ट दोनों ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को अलग कर रहा है और वही दोनों तो डबल सर्कुलेशन को कॉज कर रहा है। तो डबल सब अगर आपको कुछ नहीं भी आया तो आपको ये आना चाहिए। आपसे कोई पूछे कि व्हाई डबल सर्कुलेशन इज एसेंशियल या व्हाई डबल सर्कुलेशन इज नेसेसरी, तो हम आंसर देंगे कि डबल सर्कुलेशन इज नेसेसरी टू सेपरेट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो देखिए नोट में लिखा हुआ है कि डबल सर्कुलेशन इज नेसेसरी टू सेपरेट सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटली। समझ गए, दोनों को एक दूसरे को अलग अलग सेपरेट करने के लिए क्या है जरूरी। अब अगर आप देखें तो ये जो पूरा एक साइकिल सा बना, इसे हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। हार्ट का जो एक साइकिल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल। यानी हार्ट का जो ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, कल हमने बात की कि पहले एट्रियम जब कंट्रैक्ट करता है तो वेंट्रिकल रिलैक्स करता है, और जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो एट्रियम रिलैक्स करता है, और ये 1 बाय 1 ये काम होते रहता है रिदम में, रिदमिकली, और हार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म करते रहता है। देखिए तो अब यहां पर 2 टर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए, सिस्टोल एंड डिस्टोल।
ठीक है, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल क्या होता है? कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर्स इज कॉल्ड सिस्टोल। कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर्स इज कॉल्ड सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर इज कॉल्ड डायस्टोल। समझ में आया? कंट्रैक्शन कहलाया सिस्टोल और रिलैक्सेशन कहलाया डायस्टोल। तो पहले क्या, कौन सिस्टोल में जाएगा? पहले एट्रियम सिस्टोल में जाएगा। पहले एट्रियम कंट्रैक्ट करेगा ना, तो पहले एट्रियम सिस्टोल, उस समय वेंट्रिकल डायस्टोल, और जब वेंट्रिकल सिस्टोल तो एट्रियम डिस्टोल। समझ रहे बात? तो ये सिस्टोल डायस्टोल बारी बारी से होता है और हार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म करता रहता है। तो देखिए क्या लिखा है कि द कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर्स इज कॉल्ड सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर्स इज कॉल्ड डायस्टोल। तो सिस्टोल डायस्टोल समझ में आया। और जब कार्डियक साइकिल होता है, जब ये सिस्टोल डायस्टोल होता है, तो जब एट्रियम सिस्टोल में होता है तो वेंट्रिकल डिस्टोल में होता है, और जब वेंट्रिकल सिस्टोल में होता है तो एट्रियम डिस्टोल में होता है, और इस तरह से काम होते रहता है। अच्छा ठीक है। अब अगर आप देखो जब वेंट्रिकल सिस्टोल में जाएगा तो ब्लड पंप होगा। एक बात बताइए, जब एट्रियम सिस्टोल में जाएगा तो ब्लड एट्रियम से निकल के वेंट्रिकल में आ जाएगा थ्रू बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, और जब वेंट्रिकल सिस्टोल में जाएगा तो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होगा और ब्लड रश करेगा, ब्लड भागेगा बाहर की तरफ पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग में, राइट वेंट्रिकल का ब्लड, और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड एओर्टा से होते हुए बॉडी में। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जब पल्मोनरी आर्टरी में जाता है तो वहां पर भी वाल्व होता है। ध्यान सुनिए, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जब पल्मोनरी आर्टरी में जाता है तो वहां भी वाल्व होता है, जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी वाल्व। डायग्राम देखिए नोट में जो बनाया उसमें पल्मोनरी वाल्व दिखाया गया है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जब पल्मोनरी आर्टरी में जाता है तो वहां वाल्व होता है, जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी वाल्व। और ठीक उसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड एओर्टा में जाता है तो वहां भी वाल्व होता है, जिसे हम कहते हैं एओर्टिक वाल्व या सेमी लूनर वाल्व। 3 वाल्व्स होते हैं। सेमी लूनर वाल्व, सेमी लूनर का मतलब हुआ कि चांद के जैसा, सेमी लूनर का मतलब हुआ चांद जैसा। तो 3 सेमी लूनर वाल्व्स होते हैं जब हार्ट से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है एओर्टा में, वहां पर। और एक होता है पल्मोनरी वाल्व, जो कहां होता है? जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया पल्मोनरी आर्टरी में। तो वाल्व्स आपको समझ में आ गए? समझ गए? तो देखिए नोट में लिखा हुआ है कि इन द base of aorta there are 3 semilunar valves also called aortic valves are present which prevent backward flow of blood from aorta, जो aorta से blood के backward flow को रोकता है। अब देखिए अगर आप वो स्टेथोस्कोप लगाइएगा जिससे कि हमें हार्ट बीट सुनाई देता है, तो हार्ट में लबडब का आवाज सुनाई देता है। वो लबडब का आवाज कहां से आता है? तो देखिए पहला जो आवाज है, आपको पता है ना लबडब का आवाज आता है स्टेथोस्कोप, वो डॉक्टर के पास जो होता है एयरफोन जैसा जो लगाता है वो, हाँ बिल्कुल वही। तो उसमें जो लगाता है तो उसमें अगर आप कभी सुनिएगा तो उसमें आवाज आता है, हार्ट बीट का आवाज आता है। तो वो कहां से आता है आवाज? तो जो पहला आवाज है लबडब, जो पहला आवाज है लब वाला, वो आवाज कहां से आया? वो जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व, जब एट्रियम कंट्रैक्ट किया तो वाल्व खुल गया, ब्लड नीचे गया वेंट्रिकल में। जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट किया तो दोनों वाल्व बंद हुआ ना, तो जब वो वाल्व प्रेशर के साथ बंद होगा तो आवाज आएगा ना वहां से, तो वो आवाज होता है लब वाला। और सेकेंड आवाज कहां से आता है? डब वाला, जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है और जब पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व खुलता है और फिर बंद होता है तो उससे आवाज आता है डब वाला। तो इन्हीं दोनों वाल्व्स के खुलने और बंद होने से लबडब आवाज जो है वो प्रोड्यूस होता है। देखिए आप में नोट में लिखा हुआ है कि व्हेन हार्ट बीट्स then we hear lub-dub sound. The first sound is produced due to closing of bicuspid and tricuspid valve. यानी पहला साउंड जो है लब वाला वो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व के क्लोजिंग से आया, एंड द सेकंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ सेमीलुनर वाल्व, यानी कि जो एओर्टिक वाल्व्स है उसके क्लोजिंग की वजह से क्या आया? सेकंड आवाज आया। तो आई होप आपको इतना समझ में आया हो।
तो आपने देखा ये जो आवाज आता है लव डब का जो साउंड आया वो कैसे आया, तो वो बाइक स्पीड ट्रैक स्पीड वाल्व के बंद होने से और एक आया सेमीलुनर वाल्व के या एओर्टिक वाल्व के बंद होने, तो ये दो आवाज आए। अब देखिए एक टर्म है हार्ट बीट। ये हार्ट बीट क्या होता है? देखिए हार्ट बीट का मतलब हुआ, देखिए आपने क्या देखा कि पहले एट्रियम कंट्रैक्शन में जाएगा, वेंट्रिकल रिलैक्सेशन में रहेगा, फिर वेंट्रिकल कंट्रैक्शन में जाएगा, एट्रियम रिलैक्सेशन में आएगा। यानी एक कार्डियक साइकिल में एक बार एट्रियम कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन में जाएगा और एक बार वेंट्रिकल कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन में जाएगा। यानी एक पूरा हार्ट साइकिल अगर आप देखिए तो फर्स्ट में एट्रियम सिस्टोल डिएस्टोल, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल डायस्टोल। यानी एक साइकिल में एक बार कंट्रैक्शन एक बार रिलैक्सेशन एट्रियम का और एक बार कंट्रैक्शन एक बार रिलैक्सेशन वेंट्रिकल का, तो ऐसे चलता है। तो ये जो एक कंप्लीट कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है पूरा हार्ट का, एट्रियम वेंट्रिकल दोनों मिला के, वो कहलाता है हार्ट बीट। क्या कहलाता है? हार्ट बीट। समझ में आया? वन कंट्रैक्शन एंड वन रिलैक्सेशन ऑफ एट्रियम एंड वन कंट्रैक्शन एंड वन रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल mixed together one cardiac cycle and this is called heart beat। definition देखिए क्या लिखा है कि one complete contraction and relaxation of heart is called heart beat। यानी एक complete contraction और relaxation heart का क्या कहलाता है? heart beat। सोचिए हार्ट कितना जबरदस्त मशीन है कि इतना एक फिस्ट के आकार का है, इतना ही बड़ा है, इतना ज्यादा प्रेशर पे ब्लड पंप कर रहा है और एक बार में 70 ml ब्लड पंप करता है। नियरली 70 ml ब्लड एक बार में आता है और फिर वो एक साइकिल में 70 ml ब्लड पूरा का पूरा खेल होता है उसके साथ 70 ml। और पर मिनट एक हेल्दी ह्यूमन एडल्ट जो रेस्टिंग फेज में हो, आराम से खड़ा हो, बैठा हुआ हो या रेस्ट में हो, उसका हार्ट पर मिनट 70 to 72 टाइम्स बीट करता है। 70 to 70 टाइम्स 70 से 72 बार। कब? जब आप रेस्ट में हैं तब। अगर आप कोई वर्क कर रहे होंगे, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, जैसे अभी हम क्लास ले रहे हैं, तो मेरा हार्ट बीट बढ़ गया होगा, 80 90 100 पे भी जा सकता है। तो हार्ट बीट हमारा जो है वो ऊपर नीचे होते रहता है अकॉर्डिंग टू आवर वर्क, क्योंकि जो ही आप ज्यादा मेहनत कीजिएगा तो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। आपको पता है हैवी वर्क करते हैं तो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बढ़ता है, तो हार्ट ज्यादा तेजी से बीट करेगा जिससे कि ऑक्सीजन तेजी से पहुंचा सके। तो हैवी वर्क करते हैं तो हार्ट बीट बढ़ जाता है। लेकिन एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन एडल्ट जो रेस्ट में होता है तो नियरली उसका हार्ट बीट करता है फ्रॉम 70 to 72 टाइम्स पर मिनट। समझ गए? अब आप सोचिए एक बार में 70 ml, सोच के देखिए, एक बार में 70 ml और एक मिनट में 70 से 72 बार, तो 70 into 70 ले लीजिए, लगभग 4900 हो गया। यानी कि एक मिनट में हार्ट 5 लीटर ब्लड के आसपास पंप कर रहा है। उसी ब्लड को पंप, आप मत सोचिएगा कि सर अगर एक मिनट में 5 लीटर कर रहा है, 5 लीटर के आसपास, तो एक घंटा में कितना करता होगा? 300 लीटर के आसपास, 300 लीटर के आसपास। और एक महीना, एक दिन में कितना करता होगा? 24 घंटा का होता है ना, तो 24 into 72 और 7200, यानी कि एक दिन में लगभग 7200 लीटर ब्लड पंप करता है। एक दिन में 7200 यानी कि 7000 लीटर समझ लीजिए कि एक दिन में। हाँ, और उसमें एक महीना देख लीजिए 30 से गुना कीजिए तो 2,10,000 हो गया लगभग। एक महीना में 2,10,000 ब्लड पंप कर दिया। एक साल में लगभग 24-25 लाख लीटर ब्लड पंप कर दिया। और अगर आप एक 60 साल का जिंदगी जी के गए तो 25 लाख को आप 60 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं, लगभग 15 अरब लीटर ब्लड। अब आपको सर हमारे बॉडी में इतना ब्लड का है, भाई वही ब्लड को घूम घूम के पंप कर रहा है ना। वो एक मोटर नहीं देखते, फवारा वाला मोटर होता है, वही पानी को ऐसे उड़ाता है, फिर वो पानी नीचे गिरता है, फिर उसी पानी को उड़ाता है। तो हार्ट भी तो वही कर रहा है, सेम ब्लड को पंप कर रहा है। लेकिन सोचो कितना जबरदस्त मशीन है, कभी रिपेयरिंग नहीं करवाना पड़ता है, कभी गैरेज में नहीं ले जाना पड़ता है, लगातार काम करता रहता है, एक मिनट भी रेस्ट नहीं लेता है। कभी ये नहीं होता है कि गर्म हो गया मशीन बंद करना पड़ेगा कुछ देर, ऐसा कुछ नहीं होता है, चलता रहता है, रेगुलर मेहनत कर रहा है, कभी थकता नहीं है। जिस दिन वो थक गया, राम नाम सत्य। ठीक है, तो सोचिए गॉड का क्रिएशन कितना जबरदस्त है। ह्यूमन तो अभी बहुत पीछे है। नहीं, चलिए ठीक है, वो बाद में हम लोग देखेंगे। तो एक फैक्ट था जो डिस्कस किया, आपको अच्छा लगा होगा। तो द हार्ट ऑफ नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन एडल्ट इन रेस्ट
बीट्स 70 to 72 टाइम्स पर मिनट, जो कि अभी बताया मैंने। द हार्ट रेट बीट फास्टर ड्यूरिंग फिजिकल वर्क एंड एक्सरसाइज, जब हम फिजिकल वर्क या एक्सरसाइज करते हैं हार्ट बीट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? जिससे कि ऑक्सीजन नीड को वो पूरा कर सके। अब एक टर्म है पल्स, एक टर्म है पल्स। पल्स क्या होता है? अब आपको पता है कि एट्रियम में जो ब्लड पंप होता है तो हाई प्रेशर पे ब्लड पंप होता है। तो जब सोचिए, जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता होगा तो ब्लड जो रश करता होगा आर्टरी के अंदर, तो बहुत ज्यादा आर्टरी के अंदर प्रेशर आता होगा, तो आर्टरी क्या करता होगा? एक्सपेंड करता होगा। और वही वेंट्रिकल जब रिलैक्स करता होगा तो वही आर्टरी क्या करता होगा? रिलैक्स करता होगा। तो ये जो आर्टरी है, जब ब्लड पंप होता होगा तो ऐसे होता होगा, यानी फैलता होगा। और जब वेंट्रिकल रिलैक्स करता होगा तो ये फिर से इनिशियल, फिर ये ऐसे ऐसे करके, नहीं समझे बात? जर्क आता होगा इसमें, जब ब्लड पंप हुआ तो खुलता होगा, जब बंद होता होगा। जैसे आप सोचिए ना, एक पाइप ले लीजिए और एक नल में कनेक्ट कर दीजिए, और इसे देखिए, नल खोलिएगा पाइप फूलेगा, फिर नल बंद कर दीजिएगा पाइप खोलिएगा फूलेगा। समझ रहे हो ना बात? तो हार्ट भी वही कर रहा है, जब पंप करेगा आर्टरी के अंदर तो आर्टरी एक्सपेंड करेगा, फिर रिलैक्स, एक्सपेंड रिलैक्स, यानी कि जर्क महसूस होगा। आर्टरी में क्या होगा? जर्क महसूस होगा। और इसी जर्क को कहते हैं पल्स। हमारे बॉडी में सर्टेन बॉडी पार्ट्स है जहां पल्स अनुभव होता है, जैसे कलाई में, यहां पे टच कीजिए, यहां पे आता है, या ऐसे नेक में आता है, देखिए यहां पे, ये दो जगह देखते हो ना, सीआईडी वाईडी देखता होगा तो आदमी मरता है, यहाँ पे सटाता है, यहाँ पे सटाता है, डॉक्टर देखते होंगे ऐसे पकड़ता है, नहीं, वो पल्स चेक करता है। तो वो पल्स क्या है? आर्टरी में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। वेन में नहीं होता है, ये वेन में नहीं होता है, ये सब सिर्फ आर्टरी में होता है, क्योंकि वेन में तो ब्लड बहुत धीरे लो प्रेशर पे जाता है। तो देखिए लिखा है कि द एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम द ब्लड इज पंप्ड इनटू इट बाय हार्ट इज कॉल्ड पल्स, यानी कि जितना बार हार्ट ब्लड पंप करता है आर्टरी में उतना बार वो एक्सपेंड करता है, और इसी को हम पल्स कहते हैं। द पल्स रेट ऑफ पर्सन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हार्ट बीट। हाँ, यानी हार्ट बीट और पल्स रेट नियरली क्या होता है? सेम होता है, क्योंकि जितना बार हार्ट बीट करेगा उतना ही बार ना ब्लड आएगा पल्स में, मतलब आर्टरी में। तो पल्स रेट और हार्ट रेट नियरली क्या होता है? नियरली क्या, एग्जैक्ट सेम होता है। अब है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, ब्लड आर्टरी के अंदर जिस प्रेशर पे फ्लो करता है उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। समझ गए? अब देखिए, एक बार क्या होगा? प्रेशर कब ज्यादा होगा? जब वेंट्रिकल कंट्रैक्शन में होगा, सिस्टोल में होगा। जब वेंट्रिकल सिस्टोल में होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, उसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और जब वेंट्रिकल डायस्टोल में होगा तो क्या होगा? प्रेशर कम होगा, उसे कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो देखिए लिखा गया है, द प्रेशर एट विच ब्लड इज पंप्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, यानी जिस प्रेशर पे ब्लड को पंप किया जाता है बॉडी में हार्ट के द्वारा, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ टू वैल्यूज, ब्लड प्रेशर को दो वैल्यूज में एक्सप्रेस किया जाता है। फर्स्ट इज सिस्टोलिक प्रेशर, द मैक्सिमम प्रेशर एट विच ब्लड लीव्स द हार्ट थ्रू एओर्टा इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर, यानी जिस प्रेशर पे ब्लड पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा आर्टरी में या एओर्टा में, उसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। फॉर नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन एडल्ट द वैल्यू ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर इज 120 mm ऑफ Hg, यानी कि नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन एडल्ट के लिए सिस्टोलिक प्रेशर का वैल्यू कितना है? 120 mm ऑफ Hg है। आपको पता है कि हम अति करते हैं, मतलब जो मेजर करते हैं प्रेशर, वो किससे प्रेशर मेजर करते हैं? mm ऑफ Hg से ही ना। तो 120 mm ऑफ Hg है नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन एडल्ट के लिए सिस्टोलिक प्रेशर का वैल्यू। अब फॉर डिस्टोलिक प्रेशर क्या है? कि द मिनिमम प्रेशर ऑफ द आर्टरीज ड्यूरिंग रिलैक्सेशन फेज ऑफ वेंट्रिकल्स, यानी जब वेंट्रिकल्स रिलैक्सेशन फेज में है या डायस्टोलिक फेज में है, उस समय जो आर्टरीज का प्रेशर है वो कहलाता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो डायस्टोलिक प्रेशर का नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन एडल्ट के लिए वैल्यू है 80 mm ऑफ Hg। 80 mm ऑफ Hg हो गया इसका डायस्टोलिक प्रेशर, और 120 हो गया सिस्टोलिक प्रेशर। इसीलिए आप देखते हैं लिखा रहता है 120/80। डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो ऐसे करके बीपी लिखा रहता है, लिखा रहेगा बीपी ऐसे, डॉक्टर पूर्जा पे देखिएगा और इसे लिखा रहेगा 120/80। इसका मतलब तुम्हारे बॉडी में जब हार्ट का वेंट्रिकल सिस्टोलिक फेज में होता है, यानी सिस्टोलिक प्रेशर का वैल्यू 120 है और डायस्टोलिक प्रेशर का वैल्यू 80 है। दोनों ही कंडीशन खराब होती है, चाहे आपका सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाए या घट जाए, या डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ घट जाए, दोनों ही कंडीशन में आप बीपी के पेशेंट हो जाते हैं। बीपी कहता है ना डॉक्टर की बीपी हो गया हाई बीपी लो बीपी, कहता है ना हाई बीपी लो बीपी, कम हो गया बीपी ज्यादा हो गया, दोनों ही खतरनाक है। बीपी ज्यादा हो गया तब भी खतरनाक है। बीपी जनरली ज्यादा कब होता है? जब आर्टरीज के अंदर में जब आप बहुत ज्यादा ऑयली फूड खाइएगा जिसमें फैटी एसिड्स ज्यादा होगा, तो क्या होगा? आपके
जो ब्लड आर्टरीज हैं उसके अंदर में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आर्टरीज पतली हो जाती है। तो पतली आर्टरीज से जब ब्लड गुजरेगा तो ज्यादा प्रेशर पे गुजरेगा, तो बीपी बढ़ जाता है और घटने का भी केस होता है। तो ब्लड प्रेशर पे हमें उतना बात नहीं करना, लेकिन दोनों ही खतरनाक है, बीपी का बढ़ना घटना दोनों खतरनाक है। समझ गए? कभी क्लास खुला तो इस पे हम लोग डिटेल्स में जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। तो ये था ब्लड प्रेशर। आई होप इतना समझ में आया हो। अब हमें एक और चीज पढ़ना है, नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। तब हम डिस्कस करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम पे। देखिए जैसे हमारे, इतना समझ में आ गया? ब्लड सर्कुलेशन क्लियर हो गया? अब तो समझ में आ गया ना ब्लड सर्कुलेशन। कोई डाउट हो आपको तो डाउट पूछिएगा, डॉट डेस्क जो है आपका उसमें, या कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, नोट बना लीजिएगा। अब हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम करते हैं, छोटा सा पार्ट है लिम्फेटिक सिस्टम, ज्यादा बड़ा है नहीं, तो लिम्फेटिक सिस्टम देख लेते हैं। ब्लड सर्कुलेशन क्लियर हो गया, ओके आइए तो चलिए शुरू करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? जैसे हमारे बॉडी में देखिए, जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, वैसे एक दूसरा भी सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम। ये भी ट्रांसपोर्टेशन का ही काम करता है। जैसे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, वैसे लिम्फेटिक सिस्टम भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या सर्कुलेट करता था? ब्लड। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या सर्कुलेट करता है? लिम्फ। क्या सर्कुलेट करता है? लिम्फ। और लिम्फ सर्कुलेट करता है किसमें? लिम्फ कैपिलरीज और लिम्फ वेसल्स में। लिम्फ कैपिलरीज और लिम्फ वेसल्स में, और लिम्फ वेसल्स में मौजूद होती है लिम्फ नोड्स। ठीक है, हम तीनों को, चारों को बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लिम्फ। देखिए नोट में लिखा हुआ है कि लिम्फ के बारे में क्या लिखा है कि अपार्ट फ्रॉम ब्लड, यानी ब्लड को छोड़कर, देयर इज अनदर बॉडी फ्लूइड व्हिच परफॉर्म ट्रांसपोर्टेशन, दिस बॉडी फ्लूइड इज कॉल्ड लिम्फ। यानी कि हमारे बॉडी में ब्लड के अलावा भी एक ट्रांसपोर्टेशन वाला फ्लूइड होता है, जिसे हम कहते हैं क्या? लिम्फ। क्या कहते हैं? लिम्फ। अब अगर बात करो लिम्फ जो है ब्लड से कैसे अलग है, या लिम्फ क्या है, पहले हमें यह समझना है। देखिए सबसे पहली बात, लिम्फ रेड नहीं है, क्योंकि उसमें आरबीसी नहीं है। लिम्फ इज नॉट रेड इन कलर बिकॉज इट डज नॉट कंटेन आरबीसी। पहली बात याद रखिएगा। दूसरी बात, लिम्फ का अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट देखेंगे या उसका कंपोजिशन देखेंगे, यानी कि वो किस चीज का बना हुआ है, तो लिम्फ का कंपोजिशन नियरली सेम होता है ब्लड प्लाज्मा के कंपोजिशन के। और इवन उसका जो कलर है लिम्फ का, वो भी ब्लड प्लाज्मा का ही कलर है। ब्लड प्लाज्मा का कलर क्या था? स्लाइटली येलोइश। तो लिम्फ का भी कलर है स्लाइटली येलोइश, यानी कि लिम्फ इज नॉट रेड इन कलर बिकॉज इट डज नॉट कंटेन आरबीसी। इट्स कंपोजिशन इज सिमिलर टू, नियरली सिमिलर टू द कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, and color is also similar to blood plasma, that is slightly yellowish। लिम्फ आया कहां से? तो देखिए अब आप सुनिए क्या होता है, ध्यान सुनिए। देखिए जब ब्लड पंप होता है हाई प्रेशर पर, तो ब्लड आर्टरीज से होते हुए कैपिलरीज में पहुंचती है। और आपको पता है कैपिलरीज की वाल्स बहुत पतली है, तो बहुत पतली वाल्स होने की वजह से क्या होगा, ब्लड के अंदर में जो प्लाज्मा है, जो प्लाज्मा है, जो वाटरी पार्ट है, वो क्या होगा ना, उन कैपिलरीज के पोर्स से होके बाहर चला आएगा, कुछ भाग उसका बाहर चला आएगा। ब्लड का, प्लाज्मा का कुछ भाग क्या हो गया, ब्लड से बाहर आ गया। अब ये जो प्लाज्मा बाहर आ गया, क्या उसे वापस ब्लड में आना है? बिल्कुल आना है। अगर नहीं आएगा तो फिर ब्लड वॉल्यूम घट जाएगा ना, तो उस फ्लूइड को वापस कहां लाना है? ब्लड के अंदर लाना है। तो उस फ्लूइड को वापस ब्लड में, वही फ्लूइड लिम्फ बनाता है, और वही लिम्फ बह करके वापस हार्ट में आता है। अगर आप लिम्फेटिक सिस्टम को ध्यान से देखेंगे तो ये वन वे है, वन वे है। क्या वन वे है? क्या बोला मैंने वन वे का मतलब? देखिए ब्लड को देखिए, ब्लड हार्ट से बॉडी, अब बॉडी से हार्ट, हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट, टू वे है ना, हार्ट बॉडी से हार्ट भी, हार्ट से बॉडी भी, बॉडी से हार्ट भी। लिम्फ एक ही है, बॉडी से हार्ट, बॉडी से हार्ट, बॉडी से हार्ट, हार्ट से बॉडी वाला लिम्फ नहीं है। सच बात यह है कि जो लिम्फ होता है ना, वो जाता है और वेना केवा में जाके सारा डाल देता है, वेना केवा से जाके फिर वो राइट एट्रियम में, और फिर वो ब्लड के साथ ही आ जाता है। यानी लिम्फ आता ब्लड के ही साथ है, लेकिन जाता अलग है। आया समझ में? तो लिम्फ वन वे है, यानी कि इसका एक ही काम है, ब्लड को बस ले जाना। ब्लड नहीं, मतलब लिम्फ सिर्फ जाता है बॉडी से हार्ट की तरफ। लिम्फ आया किसके साथ? ब्लड के साथ। वो अलग कहां हुआ ब्लड से? कैपिलरीज में। कैपिलरीज में हाई प्रेशर की वजह से जो ब्लड प्लाज्मा का पार्ट है वो बाहर आ गया, कुछ पार्ट, वही लिम्फ कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। आया समझ में? तो लिम्फ यही है। तो देखिए लिम्फ के बारे में क्या लिखा है
कि लिम्फ इज अ लाइट येलोइश कलर लिक्विड हुज कंपोजिशन इज सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा, कंपोजिशन ब्लड प्लाज्मा के सिमिलर है। लिम्फ इज नॉट रेड बिकॉज इट डज नॉट कंटेन आरबीसी, क्योंकि इसके पास आरबीसी नहीं है। लिम्फ लिम्फ कंटेन लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड डाइजेस्टेड फूड। लिम्फ को अगर आप देखोगे तो लिम्फ के अंदर में लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखिए वैसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े साइज के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जिसको ब्लड कैरी नहीं कर सकता, जिसको ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, वो लिम्फ कर देता है। अब आप कहोगे क्यों सर, लार्ज साइज को ये क्यों नहीं कर पाता है, ब्लड क्यों नहीं कर पाता है? देखिए ये जो एक्सचेंज है मटेरियल का एक्सचेंज, वो कैपिलरीज के पास ही होती है। कैपिलरीज से ही ना चीजें बॉडी फ्लूइड में और बॉडी फ्लूइड से ब्लड के अंदर आती है। खेल तो सारा का सारा कैपिलरीज पे ही हो रही है। तो ब्लड कैपिलरीज जो होता है उसके जो पोर्स होते हैं, उसमें जो छेद होते हैं, पोर्स जिनसे होकर चीजों का आदान प्रदान होगा, वो पोर्स साइज में छोटे होते हैं। तो बड़े बड़े साइज के प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, और वो एब्जॉर्ब किस में होते हैं? लिम्फ में, क्योंकि लिम्फ कैपिलरीज का जो पोर होता है वो बड़ा बड़ा होता है। पोर समझ रहे हो ना, छिद्र, वाल में छिद्र। तो लिम्फ कैपिलरीज के जो पोर्स होते हैं वो ज्यादा बड़े साइज में होते हैं, तो बड़े बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाते हैं? लिम्फ में आ जाते हैं। या वैसे बड़े बड़े साइज के सब्सटेंसेज जो ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती, किसके द्वारा हो जाती है? लिम्फ के द्वारा हो जाती है, क्योंकि लिम्फ कैपिलरीज का पोर्स जो होता है वो बड़ा होता है। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो ठीक है, लार्ज लिम्फ कंटेन लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स। और लिम्फ जो है, लिम्फ फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू द हार्ट, यानी कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, क्योंकि हार्ट से बॉडी की तरफ तो वो ब्लड के साथ ही आता है। अब अगर बात करो तो लिम्फ कैपिलरीज क्या है? लिम्फ समझ में आ गया आपको क्या है? लिम्फ कैपिलरीज क्या है? लिम्फ कैपिलरीज जैसे ब्लड कैपिलरीज होती है वैसे ही लिम्फ कैपिलरीज होती है। देखिए हाँ, देखिए क्या लिखा हुआ है कि लिम्फ कैपिलरीज आर टाइनी ट्यूब्स व्हिच आर प्रेजेंट इन होल बॉडी जस्ट लाइक ब्लड कैपिलरीज। यानी जैसे ब्लड कैपिलरीज पूरे बॉडी में फैला हुआ है, उसी तरह लिम्फ कैपिलरीज भी पूरे बॉडी में फैला हुआ है, एकदम वैसे ही पतली पतली। वो भी है थीन वाल्ड वेसल्स थ्रू व्हिच ब्लड फ्लोज। जैसे कैपिलरीज क्या होता था? थीन वाल्ड वेसल्स थ्रू व्हिच ब्लड फ्लोज, ठीक उसी तरह ब्लड कैपिलरीज क्या हुआ? थीन वाल्ड वेसल्स थ्रू व्हिच लिम्फ फ्लोज। अब देखो, अब आपको सर कैसे पहचानेंगे कि कौन लिम्फ कैपिलरी है और कौन ब्लड कैपिलरी है? ये तो टेंशन है ना। दो अंतर से पहचान जाओगे। पहला अंतर जो कि दिखेगा सबसे सिंपल तरीका से, लिम्फ कैपिलरीज को तो अगर आप गौर से देखिए तो एक तरफ आर्टरी से जुड़ी होती थी, एक तरफ वेन से। कैपिलरीज कहां होता था? याद करो डायग्राम, एक तरफ आर्टरी एक तरफ वेन्स, दोनों जहां ज्वाइन करता तो वहां पे क्या होता था? कैपिलरीज होती थी ना। तो लिम्फ कैपिलरीज के एक तरफ आर्टरी है, एक तरफ वेन्स है, यानी ये ओपन चैनल है, आर्टरी से ब्लड आके वेन में चला गया, यानी ये दोनों तरफ इसका इंड ओपन है कैपिलरीज का। लिम्फ कैपिलरीज के साथ ऐसा नहीं, वो एक ही तरफ खुला होता है। यानी लिम्फ कैपिलरीज, अगर आप ब्लड कैपिलरीज को देखो, डायग्राम आप देखिए, इधर मैंने बनाया था आर्टरी, इधर मैंने बनाया था वेन, और देखिए लिम्फ कैपिलरीज ऐसा बनाया था मैंने, आपको आई होप याद हो। अब मान लीजिए ये लिम्फ कैपिलरी, एक लिम्फ कैपिलरी यहां पे नहीं, एक ब्लड कैपिलरी आपको दिख रहा है, देखिए यहां पे ये ओपन है और यहां पे भी ये ओपन है, तो दोनों साइड ओपन है ना, बोथ साइड ओपन इंडेड है, दोनों साइड इसका इंड ओपन है कैपिलरी का। लेकिन लिम्फ कैपिलरीज को अगर आप देखोगे तो लिम्फ कैपिलरीज यूं होगा, यानी देखिए इंड क्लोज है ना, तो क्लोज इंडेड होता है लिम्फ कैपिलरीज। पहला अंतर, मेन अंतर ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ कैपिलरीज में, पहला अंतर कि ब्लड कैपिलरीज का दोनों इंड ओपन होता है, लिम्फ कैपिलरीज का बस एक ही इंड ओपन होता है। समझ में आ गया? ठीक, सेकेंड बात करते हैं, ये समझ में आ गया। चलिए सेकेंड बात करते हैं। सेकेंड बात क्या है? सेकेंड बात ये है बाबू कि जो पोर्स होती है, अभी मैंने तुरंत बात की, जो ब्लड कैपिलरीज में जो पोर्स होता है वो छोटा छोटा होता है, लिम्फ कैपिलरीज में जो पोर्स होता है वो बड़ा बड़ा होता है, यानी कि उसके वाल में जो पोर्स होती है, छिद्र होती है, वो बड़ी बड़ी होती है। किसमें? लिम्फ कैपिलरीज में। देखिए लिखा हुआ है कि लिम्फ कैपिलरीज डिफर फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इन टू वेज, दो वेज में। पहला, दे आर क्लोज इंडेड, इसका इंड क्लोज होता है, एंड सेकेंड है कि द पोर्स इन देयर वॉल्स आर बिगर इन साइज, यानी उनमें जो पोर्स होता है वो क्या होता है? साइज में बड़ा होता है। ठीक, अब अगर बात करें तो देखिए बहुत सारी लिम्फ कैपिलरीज, पतली पतली लिम्फ कैपिलरीज जब मिलती है तो लिम्फ वेसल्स बनता है। क्या बनता है? लिम्फ वेसल्स बनता है। लिम्फ वेसल्स भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गया, वेसल्स हो गया, जिनसे होकर लिम्फ फ्लो करेगा, और ये किससे बनेगा? लिम्फ कैपिलरीज के ज्वाइन करने से। और लिम्फ वेसल्स में आप देखिएगा तो छोटे थोड़े थोड़े दूर पर, इंटरवल्स पर, थोड़ा थोड़ा दूर पर नोड्स होगा, लिम्फ नोड्स होगा। देखिए आप लिम्फ वेसल्स देखे होंगे, कितने बूढ़े लोगों को देखेगा ठौना सब में बाहर आ जाता है नस,
जैसे आपको देखिएगा मोटा मोटा नस बाहर आ गया, या गर्दन सब में कितना आदमी को देखिएगा बाहर आ जाता है, बूढ़े लोगों का जनरली नस बाहर आ जाता है ना, देखिएगा कहीं कई बार नस बाहर आ जाता है। वो नस नहीं, वो ब्लड वेसल्स नहीं होता, वो लिम्फ वेसल्स होता है, वो बाहर दिखने लगता है, मोटा हो जाता है। वो देखे होंगे आप बूढ़े लोगों का, गौर कीजिएगा, पैर में जनरली या गर्दन में, ये जनरली दो जगह दिखता है, लिम्फ वेसल्स मोटी हो जाती है तो बाहर दिखने लगती है। और उसमें नोड्स होता है, गांठ होता है, गांठ, नोड्स मतलब हुआ गांठ, वो गांठ होता है। आप वो गांठ अनुभव क्यों होंगे, आप देखिएगा कभी कभी आपके पैर में घाव हो जाएगा ना, तो यहाँ घाव के बगल अगल में एक गांठ जैसा बन जाएगा जिसको दबाने पे दर्द करेगा। जहां घाव होगा उसके अगल बगल में एक गांठ जैसा बन जाता है जो दर्द करते रहता है। जैसे अगर पैर में घाव हुआ तो जांग उंग में कहीं पर बन जाएगा जो दर्द करते रहता है। या मान लीजिए कि कई बार कहीं हुआ तो गर्दन में जनरली बन जाता है, कई बार जब सर्दी उर्दी होगा देखिएगा गर्दन में बन जाता है, वो दबाने पर दर्द करते रहता है। तो वो लिम्फ नोड्स है। लिम्फ वेसल्स में सर्टेन इंटरवल्स पर लिम्फ नोड्स होती है। अब आपको कैसा लिम्फ नोड्स क्या करता है, लिम्फ नोड्स आप इससे पहले भी सुन चुके हैं। जब मैं WBC पढ़ा रहा था तो याद कीजिए मैंने कहा था कि WBC दो जगह बनता है, बोन मैरो में और लिम्फ नोड्स में। याद आया, लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ नोड्स के अंदर में लिम्फोसाइट्स होती है, लिम्फोसाइट्स जो एक तरह का WBC है, लिम्फोसाइट्स होती है। और वो लिम्फोसाइट्स क्या करती है, पैथोजेंस से लड़ने के लिए WBC सोल्जर्स बनाती है। तो देखिए क्या लिखा है कि लिम्फ वेसल्स हैव लिम्फ नोड्स एट सर्टेन इंटरवल्स। लिम्फ वेसल्स में थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे क्या होता है, लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड्स कंटेन लिम्फोसाइट्स, लिम्फ नोड में लिम्फोसाइट्स होता है, अ टाइप ऑफ WBC व्हिच आर इन्वॉल्वड इन क्लीनिंग द लिम्फ एंड प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज। यानी कि जो कि हमारे जो हमारा लिम्फ है उसको क्लीन करने का काम करता है। क्योंकि देखिए हमारा जो कोई सेल का टूट गया, मरुड़ गया, या मान लीजिए कि कोई लड़ाई उड़ाई होता है, मतलब लड़ाई किससे होगा, पैथोजेंस से जो फाइट होता है बॉडी के इम्यून सिस्टम का, तो जो पैथोजन का टुकड़ा उकड़ा बचता है वो भी लिम्फ में ही फ्लो करता है। तो लिम्फ को क्लीन करने का काम लिम्फोसाइट्स का है। प्लस अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर आ गया हमारे बॉडी के अंदर तो उससे वो लड़ने का काम करता है, तो डिजीज से भी बचाने का काम करता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम पे इतनी बातें पर्याप्त है। तो लिम्फेटिक सिस्टम में इतनी बातें याद रखिए। आई होप लगभग आपको समझ में आ गया हो। तो इसी के साथ हमारा ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो गया। ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक आपको आई होप पूरी तरह से समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो पूछिएगा, कोई ज्यादा डाउट हो, अगर कई बच्चे को ऐसा लग रहा हो कि हाँ ठीक है क्लास में करते तो थोड़ा इससे स्लो भी होता और थोड़ा ज्यादा हो सकता है कि आप डाउट्स भी पूछ पाते, क्योंकि वो लाइव डाउट हो जाता है तो थोड़ा बेटर सा फील आता है उसमें, तो वो हम लोग करते। लेकिन कोई बात नहीं, जितना ही आया जो ही आया आई होप आपको बेटर आया होगा। तो जो आ गया अब सो आ गया। इसके बाद इस लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हमें एक टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है एक्सक्रीशन। 2 लेक्चर में आई होप लगेगा, 2 से 3 मैक्सिमम 3 लेक्चर लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो 2 लेक्चर तो 2 दिन में हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन का पूरा नोट क्लियर कर लीजिए और सब कुछ देख लीजिए। कोई दिक्कत हो तो उसको या तो डॉट डेस्क में पूछ लीजिए या नहीं तो अंडरलाइन करके रख लीजिए, यही बोल सकते हैं। और अभी तो कोई ऑप्शन है नहीं, लॉकडाउन तो आगे बढ़ ही गया। अब जब खुलेगी तो हम लोग इसको रिवाइज करेंगे तो वहां क्लियर हो ही जाएगी। उसके लिए निश्चिंत रहिए, क्लास जब खुलेगी तो पूरा रिवीजन करवाया जाएगा बढ़िया से। लेकिन नोट क्लियर होना चाहिए और एक बार तो लेक्चर आपको देखा हुआ होना ही चाहिए। ओके, आई होप सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।